कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति से कहते हैं ये काम मत करना, और अचानक वही व्यक्ति उसी काम को करने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग सीधे बोलने से नहीं मानते, लेकिन जब आप उल्टा बोलते हैं तो वही लोग खुद उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं? यही है रिवर्स साइकोलॉजी की शक्ति। मानव मन बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो वो उस स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, यानी जितना किसी को रोकोगे कभी कभी वो उतना ही ज्यादा वही करना चाहेगा। अब सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि कब, कैसे और किन परिस्थितियों में लोग उल्टा रिएक्ट करते हैं, तो आप न केवल लोगों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि उनकी सोच, निर्णय और व्यवहार को भी प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है मानव व्यवहार को समझना और उसे सही दिशा में उपयोग करना। आज हम समझने वाले हैं रिवर्स साइकोलॉजी के 16 महत्वपूर्ण नियम, जो बताते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे उनकी सोच को सटली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये ज्ञान आपको कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में, पेरेंटिंग में, बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में एक नया पर्सपेक्टिव देगा। तो आइए मानव मन की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के 16 शक्तिशाली नियम। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? स्वतंत्रता। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसे मनोविज्ञान में साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी किशोर से कहें तुम ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखोगे, तो उसके मन में तुरंत जिज्ञासा पैदा होगी। वो सोचेगा, ऐसा क्या है इस फिल्म में जो मुझे नहीं देखने दिया जा रहा, और कई बार वो सिर्फ इसी वजह से फिल्म देखता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी का पहला आधार है। लोगों को आदेश पसंद नहीं होते, उन्हें अपना निर्णय खुद लेने का एहसास चाहिए, और यही मानव मन की सबसे दिलचस्प सच्चाइयों में से एक है। मनुष्य को सिर्फ परिणाम की परवाह नहीं होती, उसे इस बात की भी परवाह होती है कि निर्णय किसका था। अगर उसे लगता है कि निर्णय उस पर थोपा गया है तो उसके अंदर एक अदृश्य विरोध पैदा हो जाता है। इसी कारण कई बार लोग वो काम भी नहीं करते जो वास्तव में उनके लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे से अगर बार बार कहा जाए तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो शुरुआत में वह मान सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में पढ़ाई के प्रति एक अंदरूनी विरोध पैदा होने लगता है। लेकिन अगर वही बात थोड़े अलग तरीके से कही जाए, देखो, अगर तुम चाहो तो रोज थोड़ा समय पढ़ाई को दे सकते हो, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। अब अचानक स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब बच्चा यह महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, और जब स्वतंत्रता सुरक्षित महसूस होती है तो व्यक्ति अधिक समझदारी से निर्णय लेने लगता है। इसीलिए अच्छे नेता, अच्छे शिक्षक और अच्छे माता पिता हमेशा आदेश देने के बजाय लोगों को निर्णय लेने की जगह देते हैं। इतिहास में भी आप ये सिद्धांत देख सकते हैं। महान नेताओं ने लोगों को मजबूर नहीं किया, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि वे जो कर रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है, और जब कोई काम अपना निर्णय बन जाता है तो व्यक्ति उसमें कहीं अधिक समर्पण दिखाता है। यही कारण है कि रिवर्स साइकोलॉजी केवल एक चाल नहीं है, ये वास्तव में मानव स्वतंत्रता को समझने की कला है। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन की पूरी दुनिया बदल जाती है। आप लोगों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करने लगते हैं, और जब लोग खुद सोचते हैं तो वे वही निर्णय लेते हैं जो लंबे समय में उनके लिए सही होता है। अब अगले चरण में हम समझेंगे कि मनुष्य के निर्णयों को प्रभावित करने में चुनौती और जिज्ञासा कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। मनुष्य को अगर 2 विकल्प दिए जाएं, तो वो अक्सर वही चुनता है जिसे चुनने से उसे लगता है कि उसने खुद निर्णय लिया है। रिवर्स साइकोलॉजी का दूसरा नियम यही कहता है, किसी व्यक्ति को सीधे निर्देश देने के बजाय उसे विकल्प दीजिए। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अगर कहे तुम्हें यह किताब पढ़नी ही पड़ेगी, तो कई छात्र पढ़ने से बचेंगे। लेकिन अगर वही शिक्षक कहे तुम चाहो तो ये किताब पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, तो कई छात्र खुद उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यह उनका निर्णय बन गया, और जब कोई निर्णय हमारा अपना बन जाता है तो हम उसके लिए ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग और सफल नेता लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें चुनाव का अवसर देते हैं। मानव मन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहता है, कंट्रोल का एहसास। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे ये महसूस हो
कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है। अगर किसी को ये महसूस हो जाए कि कोई और उसके फैसले तय कर रहा है तो उसके अंदर एक स्वाभाविक विरोध पैदा हो जाता है। लेकिन जब उसे 2 या 3 विकल्प दिए जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता बच्चे से कहें अभी जाकर पढ़ाई करो तो अक्सर बच्चा टालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही माता पिता कहें तुम पहले गणित पढ़ना चाहोगे या विज्ञान, अब बच्चा पढ़ाई से बच नहीं सकता क्योंकि विकल्प पढ़ाई के अंदर ही हैं। लेकिन उसे यह महसूस होता है कि निर्णय उसी का है। और यही रिवर्स साइकोलॉजी का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसी सिद्धांत का उपयोग कई सफल कंपनियां भी करती हैं। जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो अक्सर आपको 3 विकल्प दिखाए जाते हैं, बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान, प्रीमियम प्लान। क्यों? क्योंकि जब ग्राहक को विकल्प मिलते हैं तो उसे लगता है कि उसने खुद चुनाव किया है। और जब निर्णय स्वयं का लगता है तो व्यक्ति अपने निर्णय से ज्यादा संतुष्ट होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण नियम है, लोगों को यह मत बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वो स्थिति दीजिए जहां वे खुद सही निर्णय चुनें। और जब कोई व्यक्ति खुद निर्णय लेता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि रिवर्स साइकोलॉजी का ये नियम लीडरशिप, पेरेंटिंग, एजुकेशन और बिजनेस हर जगह बेहद प्रभावशाली साबित होता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कई बार सिर्फ विकल्प देना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी मानव मन को एक और चीज बहुत आकर्षित करती है, चुनौती। और यही हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि लोग अक्सर वही काम क्यों करते हैं जो उन्हें कहा जाता है कि वे नहीं कर सकते। कभी कभी लोग वही काम करते हैं जो उन्हें लगता है कि वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानव मन को चुनौती पसंद है। अगर किसी से कहा जाए ये तुम्हारे बस की बात नहीं है तो कई लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए उसी काम को करने लगते हैं। यह रिवर्स साइकोलॉजी का तीसरा सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है खुद को साबित करने की। जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है तुम यह नहीं कर सकते तो उसके भीतर एक आंतरिक आग जलने लगती है। वो सोचता है क्यों नहीं कर सकता, किसने तय किया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और यही सोच कई बार उसे उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है जिसके बारे में उसने पहले कभी गंभीरता से सोचा भी नहीं था। इसी कारण चुनौती मानव व्यवहार को प्रभावित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी से कहा जाए ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, शायद तुम्हारे लिए नहीं है, तो 2 तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। कुछ लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन कई लोग तुरंत सोचेंगे मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूं। और वही चुनौती उन्हें अतिरिक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देती है। खेल की दुनिया में भी ये सिद्धांत बार बार दिखाई देता है। कई महान खिलाड़ियों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब लोगों ने कहा कि वे सफल नहीं हो पाएंगे तो वही शब्द उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। यानी कभी कभी संदेह ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत तभी प्रभावी होता है जब सामने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षा हो। अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास पहले से कमजोर है तो उसे चुनौती देना उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए समझदार लोग ये जानते हैं कि कब चुनौती देनी है और कब समर्थन देना है। सही समय पर दी गई चुनौती किसी व्यक्ति की छिपी हुई क्षमता को जागृत कर सकती है। और यही कारण है कि कई शिक्षक, कोच और लीडर कभी कभी जानबूझकर लोगों को चुनौती देते हैं ताकि वे अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे कम आंका गया है तो वो अपनी क्षमता साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। और इसी तरह रिवर्स साइकोलॉजी मानव प्रेरणा को जगाने का एक प्रभावशाली साधन बन जाती है। लेकिन मानव मन केवल चुनौती से ही प्रभावित नहीं होता। कभी कभी लोगों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका सीधे शब्दों में आदेश देना नहीं होता, बल्कि संकेत देना होता है। और यही हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि क्यों कई बार बिना कुछ कहे भी लोग हमारी बात समझ जाते। लोगों को आदेश से ज्यादा संकेत प्रभावित करते हैं। जब आप किसी को सीधे निर्देश देते हैं तो उसका अहंकार सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ संकेत देते हैं तो व्यक्ति खुद निष्कर्ष निकालता है। और जब निष्कर्ष उसका अपना होता है तो वो उसे ज्यादा मजबूती से अपनाता है। यही कारण है कि प्रभावी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लोगों को बताओ मत, उन्हें समझने दो। जब कोई व्यक्ति खुद किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि यह विचार उसका अपना है। और जब विचार अपना लगता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त से सीधे कहें तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो संभव है कि वो इसे एक सलाह समझकर नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर आप बस इतना कहें
आजकल मैं देख रहा हूं कि जो लोग अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाते हैं। अब आपने सीधे उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, आपने केवल एक संकेत दिया और अब उसका मन खुद सोचने लगता है। वह खुद से पूछेगा, क्या मुझे भी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए? यही संकेत की शक्ति है। जब विचार सामने वाले के मन में स्वाभाविक रूप से पैदा होता है तो वो उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कई महान शिक्षक और नेता करते हैं। वे लोगों को आदेश नहीं देते, वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छा शिक्षक कभी ये नहीं कहता, तुम्हें ये उत्तर याद करना होगा। वो पूछता है, अगर हम इस समस्या को दूसरे तरीके से देखें तो क्या कोई नया समाधान निकल सकता है? अब छात्र सोचने लगते हैं और जब छात्र खुद उत्तर खोजते हैं तो वो ज्ञान उनके अंदर गहराई से बैठ जाता है। यही कारण है कि प्रभावी संवाद का असली उद्देश्य किसी पर अपने विचार थोपना नहीं होता, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होता है जहां लोग खुद सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। और जब कोई व्यक्ति खुद निष्कर्ष तक पहुंचता है तो उसे ये महसूस होता है कि निर्णय उसी का है। लेकिन मानव मन केवल संकेतों से ही प्रभावित नहीं होता। एक और चीज है जो लोगों की जिज्ञासा और इच्छा को बहुत तेजी से बढ़ा देती है, और वो है दुर्लभता। जब किसी चीज को दुर्लभ या सीमित बताया जाता है तो अचानक उसकी कीमत लोगों की नजर में बढ़ जाती है, और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। मानव मन को दुर्लभ चीजें आकर्षित करती हैं। अगर किसी चीज को कहा जाए ये सबके लिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केटिंग में यह सिद्धांत बहुत उपयोग होता है। लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड सीट्स, ओनली फ्यू स्पॉट्स लेफ्ट, ये सब रिवर्स साइकोलॉजी के ही उदाहरण हैं। क्योंकि मानव मन एक और गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। जो चीज दुर्लभ होती है वो ज्यादा मूल्यवान लगने लगती है। जब हमें ये महसूस होता है कि कोई चीज सीमित है या जल्दी खत्म हो सकती है तो हमारा दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम उस अवसर को खो न दें। मनोविज्ञान में इसे अक्सर स्कार्सिटी इफेक्ट कहा जाता है, यानी जितनी कोई चीज कम उपलब्ध होती है उतनी ही ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दुकान में लिखा हो ये उत्पाद हमेशा उपलब्ध है तो लोग उसे तुरंत खरीदने की जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी दुकान में लिखा हो स्टॉक बहुत सीमित है तो अचानक लोगों को लगता है कि उन्हें अभी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने देर कर दी तो शायद ये अवसर खत्म हो जाएगा। इसी कारण से कई कंपनियां लिमिटेड एडिशन या लिमिटेड ऑफर जैसी रणनीतियों का उपयोग करती हैं। लेकिन यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, मानव संबंधों में भी यही सिद्धांत काम करता है। कई बार जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाएं बनाए रखता है और हर समय उपलब्ध नहीं रहता उसकी उपस्थिति की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब हमें लगता है कि कोई अवसर हमसे छिन सकता है तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। यही कारण है कि ओनली टुडे, लास्ट चांस, फाइनल सीट्स रिमेनिंग जैसे शब्द लोगों के निर्णय को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बार बार झूठी दुर्लभता दिखाती है तो धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा खो देते हैं। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी का असली उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मानव मन किन परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देता है। और जब आप ये समझने लगते हैं तो आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में कहीं अधिक प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन मानव मन केवल दुर्लभ चीजों से ही प्रभावित नहीं होता। कई बार लोग उस चीज की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं जिसे समाज या नियमों द्वारा मना किया गया हो, और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। लोग अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जिसे समाज अस्वीकार करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक इच्छा होती है अलग दिखने की। यही कारण है कि कई बार नियमों को चुनौती देने वाली चीजें ज्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य केवल समाज का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता, वो अपनी पहचान भी बनाना चाहता है। हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि वो भीड़ से अलग दिखे, लोग उसे नोटिस करें और उसकी एक अलग पहचान बने। जब समाज किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वो चीज सामान्य हो जाती है। लेकिन जब किसी चीज को कहा जाता है ये मत करो, ये नियमों के खिलाफ है, ये स्वीकार्य नहीं है, तो कई लोगों के भीतर तुरंत जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वे सोचते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे मना किया जा रहा है? यही कारण है कि इतिहास में कई बार प्रतिबंधित या विवादास्पद चीजें और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गईं,
जब किसी विचार, कला या अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की जाती है तो कई बार वही चीज लोगों के बीच और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सीमाओं को परखने की। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति नियमों को चुनौती देने वाला नहीं होता। यह प्रवृत्ति खासकर उन लोगों में अधिक होती है जो स्वतंत्र सोच रखते हैं या जो अपनी पहचान को लेकर संवेदनशील होते हैं। विशेषकर युवाओं में यह प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, क्योंकि जीवन के उस चरण में वे अपनी पहचान खोज रहे होते हैं। अगर उन्हें बार बार सख्त नियमों में बांधने की कोशिश की जाए तो कई बार वे उन नियमों के खिलाफ जाने लगते हैं। इसीलिए समझदार माता पिता और शिक्षक सिर्फ नियम थोपने के बजाय उन नियमों के पीछे की वजह समझाते हैं। जब व्यक्ति को कारण समझ में आता है तो वह नियमों को केवल बाधा के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें समझदारी के रूप में स्वीकार करता है। यही कारण है कि प्रभावी नेतृत्व का अर्थ केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को ये समझाना है कि वे नियम क्यों आवश्यक हैं। जब लोग कारण समझते हैं तो वे स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, लेकिन जब केवल नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है तो कई बार वही नियंत्रण उल्टा असर पैदा कर देता है। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका कभी कभी उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी का एहसास कराना होता है। रिवर्स साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण नियम है सीधे मना करने के बजाय जिम्मेदारी का एहसास कराना। जब व्यक्ति को लगता है कि निर्णय उसकी जिम्मेदारी है तो वो ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके फैसले के परिणाम उसी को भुगतने होंगे तो उसका सोचने का तरीका तुरंत बदल जाता है। वो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करता है। यही कारण है कि समझदार लोग किसी को बार बार रोकने के बजाय उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता बार बार बच्चे से कहें ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसा मत सोचो, तो कई बार बच्चा सिर्फ विरोध करने के लिए उल्टा वही काम करने लगता है। लेकिन अगर वही माता पिता शांत होकर कहें देखो ये तुम्हारा फैसला है, तुम जो भी निर्णय लोगे उसका परिणाम भी तुम्हें ही संभालना होगा, अब अचानक स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब बच्चा महसूस करता है कि कोई उस पर नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह देखा जा रहा है। और जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदार समझा जाता है तो वह अक्सर अधिक परिपक्व तरीके से सोचने लगता है। इसी सिद्धांत का उपयोग कई सफल नेता भी करते हैं। वे अपने टीम के लोगों को हर कदम पर आदेश नहीं देते। वे उन्हें ये कहते हैं, ये लक्ष्य है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे किस तरह पूरा करते हो। अब टीम का हर सदस्य महसूस करता है कि उस पर भरोसा किया जा रहा है, और जब किसी व्यक्ति को भरोसा दिया जाता है तो वो उस भरोसे को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करता है। यही कारण है कि जिम्मेदारी देना सिर्फ एक प्रबंधन तकनीक नहीं है, ये वास्तव में मानव सम्मान का प्रतीक है। जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी क्षमता पर विश्वास किया जा रहा है, और यही विश्वास किसी व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता को जागृत कर देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कई बार लोगों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें यह महसूस कराना होता है कि वे ही स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि क्यों नियंत्रण का एहसास मानव व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। कई बार किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे यह महसूस कराना कि वो स्वयं नियंत्रण में है। जब लोग नियंत्रण महसूस करते हैं तो वे अधिक सहयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में एक गहरी आवश्यकता होती है अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे लगे कि उसके फैसले, उसके विचार और उसकी दिशा पर उसका खुद का अधिकार है। अगर किसी को बार बार ये महसूस कराया जाए कि कोई और उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है तो उसके भीतर धीरे धीरे असहयोग और विरोध पैदा होने लगता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वो स्वयं स्थिति को संभाल रहा है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो अधिक शांत, अधिक जिम्मेदार और अधिक सहयोगी हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर अगर अपने कर्मचारी से कहे तुम्हें यही तरीका अपनाना होगा और कुछ नहीं, तो संभव है कि कर्मचारी केवल मजबूरी में काम करे। लेकिन अगर वही मैनेजर कहे ये लक्ष्य है, तुम्हारे अनुसार इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, अब कर्मचारी को लगता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण है। और जब किसी व्यक्ति की राय को महत्व दिया जाता है तो उसका जुड़ाव और समर्पण दोनों बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि महान नेता लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे लोगों को सशक्त बनाते हैं। वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर व्यक्ति महसूस करे कि वो इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है
तो वो अपने काम में अधिक ऊर्जा और उत्साह लगाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि कभी कभी प्रभाव डालने का सबसे अच्छा तरीका सीधे नियंत्रण करना नहीं होता, बल्कि ऐसा माहौल बनाना होता है जहां सामने वाला व्यक्ति महसूस करे कि निर्णय उसी का है, और यही भावना सहयोग को जन्म देती है। लेकिन मानव मन को प्रभावित करने का एक और गहरा तरीका है, किसी के विचारों को सीधे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे अपने ही विचारों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। लोगों को अपने विचार बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें खुद अपने विचारों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और जब व्यक्ति खुद अपने विचारों पर प्रश्न करता है तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सीधे यह कहा जाता है कि तुम गलत हो, तो अक्सर उसका पहला प्रतिक्रिया रक्षा करना होती है। वो तुरंत अपने विचारों को बचाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि विचार केवल विचार नहीं होते, वे अक्सर व्यक्ति की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। अगर किसी के विचारों पर सीधा हमला किया जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पहचान को चुनौती दी जा रही है। इसीलिए लोग अक्सर बहस में सही होने से ज्यादा जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सीधे गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहें तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, तो वो तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांत होकर पूछें, क्या कभी आपने इस स्थिति को किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? अब आपने उस पर हमला नहीं किया, आपने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न उसके मन में एक नई सोच की शुरुआत कर सकता है। यही कारण है कि महान शिक्षक सीधे उत्तर देने के बजाय अक्सर प्रश्न पूछते हैं। वे चाहते हैं कि छात्र खुद उत्तर तक पहुंचें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद किसी सत्य को खोजता है तो वो उसे कहीं अधिक गहराई से समझता है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि लोगों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें मजबूर करना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां वे खुद अपनी सोच को परख सकें। जब व्यक्ति खुद अपने विचारों पर प्रश्न करता है तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, और ऐसा परिवर्तन अधिक स्थायी होता है। लेकिन मानव व्यवहार को समझने में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां रिवर्स साइकोलॉजी अक्सर दिखाई देती है, और वो है बच्चों और किशोरों का व्यवहार। यही कारण है कि अगले सिद्धांत में हम समझेंगे कि क्यों रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग में अक्सर देखा जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग सबसे ज्यादा बच्चों और किशोरों के साथ किया जाता है, क्योंकि उनकी स्वायत्तता की भावना बहुत मजबूत होती है। अगर उन्हें सीधे रोका जाए तो वे अक्सर विरोध करते हैं, लेकिन अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वे ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, क्योंकि जीवन के उस चरण में बच्चे और किशोर अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वे कौन हैं, क्या सोचते हैं और दुनिया में उनका स्थान क्या है। इसी प्रक्रिया में उनके अंदर स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। अगर उन्हें हर समय ये महसूस कराया जाए कि उनके फैसले कोई और तय कर रहा है, तो कई बार वे केवल विरोध करने के लिए उल्टा व्यवहार करने लगते हैं। इसी कारण कई माता पिता यह अनुभव करते हैं कि जितना वे अपने बच्चों को रोकते हैं, कभी कभी बच्चे उतना ही ज्यादा विरोध करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चों को ये महसूस कराया जाता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है और उन्हें जिम्मेदार समझा जा रहा है, तो उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता बार बार कहें तुम्हें अभी पढ़ना ही पड़ेगा, तो बच्चा पढ़ाई से बचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वे कहें तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम जो भी फैसला लोगे उसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, अब बच्चा खुद सोचने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये केवल एक आदेश नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसी तरह अगर किसी किशोर से कहा जाए तुम ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कई बार वो जिज्ञासा के कारण वही गलती करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम समझदार हो, हमें भरोसा है कि तुम सही फैसला लोगे, तो वो उस भरोसे को बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि प्रभावी पेरेंटिंग का अर्थ केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को यह सिखाना है कि वे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी समझें। जब बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है, तो वे धीरे धीरे अधिक परिपक्व निर्णय लेने लगते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि किसी को बदलने के लिए सिर्फ नियंत्रण पर्याप्त नहीं होता। सम्मान और विश्वास कई बार कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। लेकिन मानव व्यवहार में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो लोगों की प्रतिक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है, और वो है सम्मान। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका सम्मान किया जा रहा है, तो उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाता है। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। मनुष्य को हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि उसका सम्मान किया जा रहा है।
अगर उसे लगे कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है तो वह विरोध करेगा, क्योंकि सम्मान केवल एक भावना नहीं है, ये मानव आत्मसम्मान की मूल आवश्यकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी राय को महत्व दिया जाए और उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाए। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी राय की कोई कीमत नहीं है या उसे केवल नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से विरोध पैदा हो जाता है। वो सहयोग करने के बजाय अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए प्रभावी संवाद का पहला नियम है सम्मान बनाए रखना। अगर आप किसी से असहमत भी हैं, तो भी उसे ये महसूस होना चाहिए कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी से कहा जाए तुम्हें बस वही करना है जो मैं कह रहा हूं, तो संभव है कि वो केवल मजबूरी में काम करे। लेकिन अगर वही बात इस तरह कही जाए, मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहूंगा, तुम्हारे अनुसार इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है, अब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी सोच और अनुभव का सम्मान किया जा रहा है। और जब किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वो स्वाभाविक रूप से अधिक सहयोग करने लगता है। यही कारण है कि महान नेता लोगों को आदेश देने के बजाय उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। वे लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे केवल आदेश का पालन करने वाले नहीं हैं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग हैं। जब व्यक्ति को सम्मान और महत्व दोनों मिलते हैं तो उसका व्यवहार अधिक सकारात्मक हो जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी पर प्रभाव डालने के लिए सबसे पहले हमें उसके आत्मसम्मान का सम्मान करना होगा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति पर रिवर्स साइकोलॉजी समान रूप से प्रभावी नहीं होती। कुछ लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत संतुलित और विचारशील होते हैं। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि क्यों ये तकनीक हर व्यक्ति पर समान रूप से काम नहीं करती। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग तभी प्रभावी होता है जब सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने वाला हो। हर व्यक्ति पर यह तकनीक काम नहीं करती, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और व्यक्तित्व अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे चुनौती, रोक-टोक या संकेतों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत शांत और विश्लेषणात्मक होते हैं। वे किसी भी स्थिति को तुरंत स्वीकार नहीं करते, बल्कि पहले उसे समझते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों पर रिवर्स साइकोलॉजी का असर कम होता है। यही कारण है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए केवल तकनीक जानना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह सोचता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत स्वतंत्र और जिद्दी स्वभाव का है, तो संभव है कि उसे रोकने पर वो उल्टा वही काम करने लगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत संतुलित और तार्किक है, तो वो तुरंत समझ सकता है कि उसके साथ मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग किया जा रहा है, और तब रिवर्स साइकोलॉजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इसीलिए समझदार लोग पहले व्यक्ति को समझते हैं, फिर संवाद की रणनीति तय करते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर यह जानता है कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार प्रभावी नहीं होता। किसी के साथ सीधी बातचीत काम करती है, तो किसी के साथ संकेतों और विकल्पों का तरीका। रिवर्स साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने के लिए हमें पहले मानव व्यक्तित्व को समझना होगा। और जब आप लोगों के व्यक्तित्व, उनकी भावनाओं और उनकी प्रेरणाओं को समझने लगते हैं, तो आपका संवाद कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन लोगों को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज जानना जरूरी है। हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई आंतरिक प्रेरणा होती है। और यही हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने से पहले उसकी इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझना क्यों जरूरी है। किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने से पहले उसकी प्रेरणा और इच्छाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार हमेशा किसी आंतरिक इच्छा से प्रेरित होता है। क्योंकि हर इंसान जो भी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कई बार हमें केवल व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई प्रेरणा दिखाई नहीं देती। अगर हम केवल व्यवहार को बदलने की कोशिश करें और उसकी असली वजह को न समझें, तो बदलाव बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, तो सिर्फ ये कहना कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए समस्या का समाधान नहीं है। असल सवाल ये है, क्या उसे अपने काम में अर्थ दिखाई देता है? क्या उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कद्र की जाती है? या शायद वो किसी और लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक केवल निर्देश देना बहुत प्रभावी नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई किशोर बार बार नियमों को तोड़ रहा है, तो केवल उसे रोकने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरी ये समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो ध्यान चाहता है? क्या वो स्वतंत्रता महसूस करना चाहता है?
या वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इन गहरी प्रेरणाओं को समझते हैं तभी हम सही तरीके से संवाद कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रभावी संवाद का मूल सिद्धांत है, पहले समझो फिर समझाओ। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है तो उसका मन खुलने लगता है, और जब मन खुलता है तो परिवर्तन की संभावना भी बढ़ जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए हमें उसके मन की दिशा को समझना होगा, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति को वास्तव में क्या प्रेरित करता है तो उसके साथ संवाद करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मानव व्यवहार को प्रभावित करने का एक और सूक्ष्म तरीका है। कई बार प्रभाव डालने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है, और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। कई बार चुप रहना सबसे प्रभावशाली रणनीति होती है। साइलेंस कई बार शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो सामने वाले को सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं तो सामने वाले के मन में विचार चलने लगते हैं। वो सोचने लगता है, अभी क्या कहा गया था, मुझे क्या जवाब देना चाहिए, इस स्थिति का सही अर्थ क्या है। यही कारण है कि कई बार चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा प्रभावशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ क्षण शांत रह जाते हैं तो धीरे धीरे सामने वाले की भावनाएं भी शांत होने लगती हैं। चुप्पी केवल प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि सामने वाले को अपने विचारों से सामना करने का अवसर देती है। इसी सिद्धांत का उपयोग कई प्रभावी वार्ताकार भी करते हैं। जब बातचीत के दौरान कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो वे तुरंत अगला वाक्य नहीं बोलते, वे कुछ क्षण रुकते हैं। ये विराम सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, और कई बार यही विराम पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। नेतृत्व और संवाद में भी चुप्पी की अपनी एक शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है तो उसके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। लोग उसकी बात को अधिक गंभीरता से लेते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि प्रभाव डालने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। कई बार सही समय पर लिया गया एक छोटा सा मौन सबसे गहरा संदेश दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। रिवर्स साइकोलॉजी एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। और यही हमें रिवर्स साइकोलॉजी के अगले और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का उद्देश्य लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं होना चाहिए। अगर इसका उपयोग गलत इरादे से किया जाए तो विश्वास टूट सकता है। इसलिए इसका उपयोग सिर्फ सकारात्मक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव होती है विश्वास। अगर किसी व्यक्ति को यह महसूस हो जाए कि उसके साथ जानबूझकर मानसिक खेल खेला जा रहा है तो वो धीरे धीरे आप पर भरोसा करना बंद कर सकता है, और एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि रिवर्स साइकोलॉजी को कभी भी किसी को धोखा देने या स्वार्थी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका असली उद्देश्य है मानव व्यवहार को समझना और संवाद को अधिक प्रभावी बनाना। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करता है ताकि छात्र पढ़ाई में रुचि लें तो ये एक सकारात्मक उद्देश्य है। अगर कोई माता पिता इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं ताकि बच्चे जिम्मेदारी सीखें तो ये भी एक रचनात्मक उपयोग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी तकनीक का उपयोग करके दूसरों को भ्रमित करे या उनका फायदा उठाए तो वो केवल रिश्तों को कमजोर करेगा। यही कारण है कि मनोविज्ञान का ज्ञान हमेशा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि असली प्रभाव वह होता है जो सम्मान, विश्वास और समझ पर आधारित हो। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आपका उद्देश्य उनके हित में है तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी बात सुनते हैं, और यही स्वस्थ संवाद की पहचान है। रिवर्स साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि हम लोगों को नियंत्रित करें, ये हमें ये सिखाती है कि हम लोगों के मन को समझें, और जब समझ गहरी हो जाती है तो प्रभाव अपने आप पैदा हो जाता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों के बीच एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात भी है जो रिवर्स साइकोलॉजी की पूरी समझ को पूरा करती है, और यही हमें अंतिम सिद्धांत की ओर ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मानव मन को समझना किसी तकनीक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप सच में लोगों को समझने लगते हैं तो कम्युनिकेशन स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता है, और यही रिवर्स साइकोलॉजी का असली उद्देश्य है। क्योंकि तकनीकें केवल उपकरण होती हैं, लेकिन समझ ही वो शक्ति है जो किसी भी संवाद को अर्थ देती है। अगर कोई व्यक्ति केवल तकनीकों को याद कर ले लेकिन मानव भावनाओं, परिस्थितियों और व्यक्तित्व को न समझे
तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रह जाता है। लेकिन जब आप सच में लोगों को समझने लगते हैं, उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनके डर और उनकी इच्छाएं, तो आपका संवाद स्वाभाविक रूप से बदलने लगता है। आप लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और जब सामने वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, तो उसके भीतर विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास संवाद को गहरा बनाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली उद्देश्य लोगों के मन के साथ खेलना नहीं है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि मानव मन किस तरह प्रतिक्रिया देता है, किस तरह निर्णय लेता है और किन परिस्थितियों में उसका व्यवहार बदलता है। जब आप ये समझने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रभाव डालने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। आप केवल सही शब्द, सही समय और सही दृष्टिकोण चुनते हैं, और धीरे धीरे लोग खुद ही आपकी बातों को समझने लगते हैं। यही असली प्रभाव है, जहां दबाव नहीं होता, जहां नियंत्रण नहीं होता, बल्कि समझ और सम्मान होता है। जब संवाद समझ पर आधारित होता है, तो रिश्ते मजबूत होते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं और सहयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और यही इस पूरे विषय का सार है। रिवर्स साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि मानव व्यवहार को समझना कितना गहरा और रोचक है। जब आप इन सिद्धांतों को समझते हैं, तो आप पाएंगे कि लोग केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, संकेतों और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। और जब आपकी समझ गहरी हो जाती है, तो आपका प्रभाव भी गहरा हो जाता है। इसलिए अंत में केवल एक बात याद रखिए, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब समझ पैदा होती है, तो परिवर्तन अपने आप होने लगता है। जब आप इन 16 सिद्धांतों को समझते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मानव व्यवहार उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। लोग हमेशा वही नहीं करते जो उनसे कहा जाता है। कई बार वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि वे खुद करना चाहते हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप लोगों को नियंत्रित नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। और यही समझ सच्चे प्रभाव की शुरुआत होती है।